संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आप मन करा पहले तो एक सुझाव चाहिए। सुझाव है कि मैं अभी व्हाइट बोर्ड के प्रयोग करत हूँ, एकर बर करत हूँ काबर की क्लास के थोड़े से ज्यादा मोला काम पड़ जाते और ऑनलाइन क्लास घलो लेत हूँ तो थोड़े समय जो है दू ठी बोर्ड के उपयोग करे बर लागत है। तभी व्हाइट बोर्ड में समाचार बनाए के प्रयास करिहा। अगर ये समझ में आत होई आप मन ला तो नीचे कमेंट करके बताइहा, और नहीं तो हमन पुराना वो ब्लैक बोर्ड में लहुट जाबो फिर। हाँ, तो ये सुझाव ला आप मन कमेंट बॉक्स में जरूर दिहा। अब आज के समाचार में आत हन संगवारी हो, सीधा काम पे आके शुरू करत हन। हिंदी में आत हो, चालू होत हो। पहला समाचार केशकाल घाटी से जुड़ा हुआ है। केशकाल घाटी से जुड़ा हुआ आज जो समाचार आया वो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर के साथ आया। तस्वीर जिसमें केशकाल घाटी और उसका प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा था और साथ साथ जानकारी थी। जानकारी बस्तर संभाग के बारे में, बस्तर संभाग की ऊंची चोटियों के बारे में। और इसमें हमें यह पता चला कि बस्तर संभाग में समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर जिन चोटियों का उल्लेख होता है उनमें बैलाडीला की चोटी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। बैलाडीला की ऊंची चोटी यानी जिला दंतेवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, जहां एक शहर भी बसा हुआ है या एक नगर बसा हुआ है जिसे आकाश नगर ही कह दिया जाता है। यह लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है और इसे बस्तर संभाग में समुद्र तल से सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। चोटी नंबर 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर हमें अबुझमाड़ पहाड़ी की जानकारी मिली। अबुझमाड़ पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 3000 से लेकर 3500 यानी 3500 फीट तक की ऊंचाई इसकी दिखाई देती है और ये बस्तर संभाग की दूसरी ऊंची चोटी कही जाती है। अबुझमाड़ यानी जिला नारायणपुर चलना पड़ेगा। साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि अबुझमाड़ जो है वो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक वर्षा उस स्थान को प्राप्त होती है। 187, कई जगह तो 187.5 सेंटीमीटर तक वर्षा का उल्लेख भी आप वहां पर देखते हैं। इसके अलावा तीसरी ऊंची चोटी जो मिली वो आपको याद कर लेनी चाहिए। उसका नाम है तुलसी डोंगरी। ये अब तक आपको नहीं पता रहा होगा तो अब आप इसे जाने। तुलसी डोंगरी ऊंची चोटी है और ये पड़ती है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर, यानी कि बस्तर की बात हो रही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में वैसे भी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं और अब आप एक और पहाड़ी का नाम यहां याद कर लीजिए। नाम है तुलसी डोंगरी। डोंगरी का मतलब ऊंची पहाड़ी को ही कहा जाता है। तो इसकी लगभग ऊंचाई जो है वो 3000 फीट के करीब है। इसके अलावा चौथी ऊंची चोटी केशकाल को माना गया और यहीं से ये सारा समाचार निकल करके आप तक आया। तो केशकाल घाटी चौथी ऊंची चोटी मानी जाती है बस्तर संभाग क्षेत्र की। केशकाल कोंडागांव जिले में है और इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तिलिन माता का मंदिर भी है यहाँ। तो ये पर्यटन की भी बातें हो गई और ऊंची चोटियों की भी बात हो गई। अब आते हैं अगले समाचार पर। बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा अभी अपने शबाब पर है। लगातार बस्तर दशहरा की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं। 75 दिन का उत्सव है। मुख्य उत्सव तो 13 दिन का रहता है, बाकी सारे समारोह को मिला करके 75 दिन का जो ये उत्सव है जिसमें रथ यात्रा निकाली जाती है दंतेश्वरी माता के साथ। अब इसमें आपको ये जानना चाहिए कि जो रथ यात्रा निकाली जाती है उस रथ को आमतौर पे रथ यात्रा हो जाने के बाद अलग अलग कर दिए जाते हैं उसके पार्ट, लेकिन इसी तरह के एक पुराने रथ को संरक्षित रखा गया है मानव संग्रहालय में। और ये मानव संग्रहालय देश के सबसे बड़े मानव संग्रहालय भोपाल की बात हो रही है। इंदिरा गांधी के नाम पर यह मानव संग्रहालय का नाम है, भोपाल में स्थित है। लगभग 35 साल हुए अब जब ये रथ जो है वो वहां भिजवाया जा चुका है। अमूनन यानी कि आमतौर पर रथ में 16 चक्के होते हैं। अलग अलग 3 रथ बनते हैं, सभी मिलाकर के हम 16 चक्कों की बात कर रहे हैं। लेकिन 8 पहियों वाला जो रथ है वो मौजूद है आपके लिए कहां? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, देश का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय। वैसे अगर आपसे कभी पूछे कि छत्तीसगढ़ का मानव संग्रहालय कहां है तो आप जगदलपुर चलिएगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। स्वामी विवेकानंद ट्रैक एंड फील्ड स्टेडियम। तो पता नहीं आप में से कितने लोगों को यह जानकारी थी या नहीं थी। अब आप एक स्टेडियम का नाम और याद रखिए, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर एथलेटिक्स के जो प्लेयर होते हैं उनके लिए ये स्टेडियम बनाया गया था, उनकी ट्रेनिंग आदि के लिए। और ये रायपुर में स्थित है, जहां 100 मीटर की दौड़ से लेकर और जो लंबी दूरी की दौड़ होती है उसके लिए पाथ बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है। इसके अलावा अन्य जो एथलेटिक्स की स्पर्धाएं होती हैं उसकी ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड भी की जाती है। कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था, वापस से सारे सावधानियों का ध्यान रखते हुए इसे खोला जा रहा है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। जूना पानी जलप्रपात। जूना पानी जलप्रपात एक और खूबसूरत, बेहद खूबसूरत सा जलप्रपात। आज इसकी तस्वीर आई है। अच्छा, अगर आपको तस्वीर देखनी हो तो भैया आपको क्या करना होगा? आपको PDF
मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जैसे ही जहां मेरा वीडियो होगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप अपना नाम और शहर का नाम लिख करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और रोज का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको चूना पानी जलप्रपात की तस्वीर भी दिख जाएगी। ये लोहड़ीगुंडा विकासखंड में मौजूद है और ये लोहड़ीगुंडा विकासखंड में उसी जगह के आसपास है जहां आपको बड़ा फेमस एक जलप्रपात बीजा कसा, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा एक और लदे घूमर नाम का जलप्रपात मौजूद है। तो आप अगर इस जगह की यात्रा करने जा रहे हैं, जूना पानी जलप्रपात की, या बीजा कसा घूमने जा रहे हैं, तो आप साथ साथ जूना पानी जलप्रपात भी देख के आए। जूना पानी जलप्रपात इसी नाम के एक नाले पर बना हुआ है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है वृद्ध, दिव्यांगजन और विधवाओं के लिए। आप सब जानते हैं कि ये 3 ऐसे वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग, जिनको सरकार अलग अलग तरह से पेंशन या आर्थिक सहायता देती है। फिर चाहे वो विधवा महिलाएं हो, या इसके अलावा दिव्यांगजन हो, या वृद्धजन हो। तो इनके पेंशन की राशि को आमतौर पर बिचौलिए या मध्यस्थ गायब कर देते थे, फ्रॉड कर लेते थे इनके साथ। तो अब इन्हें एटीएम की सुविधा दी जाएगी और इस पहल की शुरुआत होने वाली है रायपुर नगर निगम से। यानी वृद्ध जो है, दिव्यांग जो है और विधवाएं जो है, उनको अब एटीएम मिलेगा अपने पेंशन की सुविधा के लिए। शुरुआत होगी रायपुर से और फिर धीरे धीरे विस्तार होगा इस योजना का। फिर बात करते हैं 2 तितलियों की, इंडियन जेजबेल और ऑरेंज ऑफ लीफ। आपको ये दोनों पहले तो याद कर लेना है और याद कर ही लीजिए अब, क्योंकि अब फाइनल डिसीजन की घड़ी पास आ गई है। इंडियन जेजबेल और ऑरेंज ऑफ लीफ, ये दोनों छत्तीसगढ़िया तितली हैं। वैसे तो और भी क्षेत्रों में मिलती है, जीव जंतुओं की कोई बॉर्डर, कोई सीमा नहीं होती है, ये तो आप और हम बांध लेते हैं। हाँ, तो ये जो दोनों तितलियां हैं, ये आपको पता है राष्ट्रीय तितली के लिए अभी ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, टॉप 7 और उसके बाद टॉप 3। अब टॉप 3 तैयार कर ली गई है और ये दोनों तितलियां जो हमारे छत्तीसगढ़ के मैकल रेंज, मुख्य रूप से भोरमदेव अभ्यारण्य में भी पाई जाती हैं, वहां से ये तितलियां पहुंच गई हैं राष्ट्रीय तितली चुने जाने की राह में। अब 3 तितलियों के बीच में से चुना जाना है किसी एक तितली को। चयन समिति अब इसका फैसला करेगी और होपफुल छत्तीसगढ़ की कोई तितली जो है वो राष्ट्रीय तितली बन जाए। तो इन तीनों की तस्वीर भी आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएगी। अगर आप जुड़े हैं तो आपको ये तीनों तितलियां देखने को मिल जाएगी। वोटिंग की है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वोटिंग की कि नहीं आप। और ये ध्यान रखिए कि तीसरी तितली रेस में जो इनके साथ बनी हुई है उसका नाम है कृष्णा पिकॉक। ये नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में मिलती है, यानी पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पाई जाती है। इसके अलावा हिमालयन जो एरिया है वहां पाई जाती है। और मेरी पर्सनल फेवरेट हमारी इंडियन जेजबेल है। बहुत खूबसूरत से दिखने वाली ये तितली बहुत कॉमन है, लेकिन जो कॉमन है उसको राष्ट्रीय तितली बनने का हक भी है। ये मेरी अपनी चॉइस है, आप अपनी अपनी चॉइस देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आपको कौन सी तितली पसंद आई। तो देखें, उम्मीद करते हैं इन्हीं में से कोई एक तितली चयन हो जाए। अब बात करते हैं कांटाबेल चाय बागान। कांटाबेल चाय बागान यानी मनोरा ब्लॉक की बात हो रही है, यानी जशपुर की बात हो रही है। जशपुर स्थित इस चाय बागान, जिसे 40 एकड़ में लगाया गया है, 5 साल पहले से यह चाय बागान चली आ रही है। इसका औचक निरीक्षण किया गया सरगुजा कमिश्नर के द्वारा, और चूंकि वहां कमिश्नर पहुंचे तो ये चर्चा में एक बार फिर से। तो यहाँ का निरीक्षण भी किया, यहाँ के जो कार्य चल रहे हैं उस पर देखा गया कि भाई ठीक ठाक हो रहा है, नहीं हो रहा है। और साथ साथ किसान जो कि वहां कार्य कर रहे हैं, मनरेगा के तहत भी वहां लोगों को काम दिया गया है, उसमें एक नए काम की जानकारी भी प्राप्त हुई। चाय बागान के साथ साथ अरहर की भी खेती की जा रही है, और ये एक बेहतरीन न्यूज है छत्तीसगढ़ अंचल के लिए। यानी जशपुर क्षेत्र में अब अरहर की खेती भी हो रही है, चाय तो ली ही जा रही है। इसके अलावा जशपुर में ही मौजूद पुरातात्विक संग्रहालय, जिसको काफी दिनों से लगातार चर्चा मिल रही है, उसका भी निरीक्षण करने पहुंचे सरगुजा कमिश्नर, और सरगुजा कमिश्नर ने यहाँ का निरीक्षण किया तो ये फिर चर्चा में है। तो आप सुनिए इसके बारे में। ये जो जशपुर का पुरातात्विक संग्रहालय होगा, यहाँ छत्तीसगढ़ की 13 जनजातियों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, उनकी दैनिक उपभोग की चीजों से लेकर के और तरह तरह की चीजें या उनकी सभ्यता संस्कृति के छोटे बड़े साक्ष्य जो है वो यहाँ सुरक्षित करके रखे गए हैं। फिर चाहे वो असुर जनजाति हो, गोंड जनजाति हो, पहाड़ी कोरवा हो, नगेशिया हो, कंवर हो, मुंडा हो, खैरवार हो, इन सारी जनजातियों के कुछ न कुछ चीजों को यहाँ संरक्षित रखा गया है। साथ साथ यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी रखे गए हैं। और मैं आपको कुछ दिन पहले इसके बारे में बताते हुए फर्टिलिटी कल्ट के बारे में बताया था, उसकी जानकारी भी आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं। फर्टिलिटी कल्ट दुनिया के बहुत कम क्षेत्रों में इसकी जानकारी मिल पाती है, हमारे जशपुर में इसकी जानकारी मिली है। यानी प्राचीन सभ्यता का वो हिस्सा जहां मानव के सेक्स ऑर्गन जो है उनके माध्यम से दी गई जानकारी जो है वो सुरक्षित संरक्षित रखी गई है। तो भाई आप भी कभी जशपुर जाए
तो इन जगह का दौरा जरूर करके आए। इतना ही था आज के समाचार में। हाँ, वो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर देना मत भूलिएगा, क्या हम व्हाइट बोर्ड के साथ कंटिन्यू करें क्या। और मिलेंगे आपसे कल के समाचारों के साथ। तब तक ध्यान रखना है अपना और अपनों का। मुलाकात करते हैं।